हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आज आ गए हैं लेकर केमिकल काइनेटिक्स का क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड के लिए देखिएगा, और सीबीएसई के लिए भी। तो आपको देखना, आपको होने वाला एग्जाम है, तो आपको भी ये वीडियो आप देख लिए तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, 2 मार्क्स बन जाएंगे और 5 नंबर भी बनेंगे। तो अब आपको एग्जाम में 5 नंबर आएंगे ही आएंगे, इससे 2 मार्क्स भी बन जाएंगे। और इतना सटीक है कि आप देख लिए तो आपको याद हो जाएगा। आपको देख लेना है, बस कॉपी में लिख लेना है और एक बार मॉर्निंग में बस देख के चले जाना है। एकदम निश्चित आप बना पाइएगा, मेरा गारंटीड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यार से आप इसको देख लीजिए, शांति से। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटीड है। देखिएगा, तो पहले करते हैं स्टार्ट। रेट लो। ये पेज आप स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज ले लेना इससे। ठीक है, आपको इस पे ज़्यादा है ना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा आपको क्या करना है, इसको लिख लेना कॉपी में। देखिएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहे हैं। एक्टिव मास को ही है ना कॉन्सेंट्रेशन कहा गया है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहा गया है। पहली बात दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो देखिए जिसमें एक्टिव मास ऑफ ए, ये ए के लिए है। पहले समझिए, देखिए रिएक्शन कहाँ गया, रिएक्शन हाँ ये है। ठीक है, देखिए मान लो कि एक रिएक्शन है, ये अभी रिएक्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट है। ठीक है, ए और बी, तो उसका जो है ना ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है बड़ा ब्रैकेट में, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए। एक्टिव मास ऑफ ए। ठीक है, या इसी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो बस ये हो गया, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन वही होता है। अब देखिएगा, कहता है कि एक रेट लॉ, एक नियम होता है। कहता है रेट लॉ कह रहा है कि जिस रेट पर है ना कोई रिएक्शन आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, रिएक्टेंट का जो होता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, है ना, ऐसा है ना। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि मतलब रेट लॉ एक नियम है जो रेट के बताएं कि किस रेट से क्या होता है। तो वो नियम लॉ में क्या कहा गया कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके उसके जो एक्टिव मासेस होते हैं उसके प्रोडक्ट के। तो देखिए बता दिए यहाँ पर। ठीक है, और ये ऑर्डर ये आपको पार में दिए जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये। ठीक है, तो देखिएगा क्लियर यहाँ तक। और इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है, जिस कांस्टेंट को कहते हैं रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह का रेट ही है रेट कांस्टेंट। क्या रेट किसका, रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, या रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके का। अब इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको आसानी से याद कर लेना है। देखिएगा, आपको यूनिट रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछता है नहीं के का, ठीक है ना, अति के का अगर आपको पूछ देता है आपको यूनिट, ठीक है, के का आपको अगर यूनिट पूछ देता है तो आपको याद रखना है कि मोल पर लीटर। आपको कांस्टेंट मोलरिटी का आपको फार्मूला पता होगा, मोलरिटी है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मोलरिटी की तरह ही मानते हैं। ठीक है, कि मोलरिटी के केस में, तो मोलरिटी में पता है मोल्स पर लीटर होता है, तो पावर 1 माइनस एन कर लीजिएगा, पर टाइम कर लीजिएगा, है ना। क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, आपको रेट पता चलेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। तो फार्मूला टाइम है, बट्टा में आया तो ऊपर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर के हिसाब से कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाए दे दिया जाएगा, ये पूछ देगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ रेट कांस्टेंट का यूनिट है ना, सेकंड ऑर्डर मेंशन रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर बिठा लेना। अगर ऑर्डर सिखाएंगे क्या होता है, 1 2 3 जो भी आएगा, 0 1 2 3 तो बैठा के ये यूनिट आ जाएगा। खाली नहीं एक जगह बैठाना है, 0 1 2, या आपको 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर इतना ही बोलेगा आपको। ठीक है, तो वही आपको बैठा लेना है। ठीक है, बाकी ये क्लियर है। पेज में आपको जो इम्पोर्टेंट है, आपको रेट कांस्टेंट के आपको यूनिट इम्पोर्टेंट है, और बाकी के का नाम। ठीक है, बाकी इधर आपको ज़्यादा नहीं है, बट एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन वही आपको ज़्यादा मामला नहीं है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इसमें और क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटली है ना लिखा जाता है, ये जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है जो एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, ये हम लोग नहीं है, ये लैब में से है ना जो निकल के आता है कंक्लूजन, उसके हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अभी बात कर रहे थे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, और यह प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फार्मूला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो घटान चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। ठीक है, तो रेट हो गया आपका। ठीक है, तो ये होता है।
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम आपको याद रखना है, ठीक है। इस डेफिनेशन को क्या करना बच्चा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर मान लेते हैं इसको कैलरिटी देते हैं आपको, कैलरिटी देखिएगा आपको मान ले कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जब इनिशियल 0 टाइम पे जब इनिशियल किया गया, इनिशिएट किया गया, ठीक है, आपको क्या किया गया, इनिशिएट किया गया, ठीक है। जब इनिशिएट किया गया तो देखा गया क्या कि जो ए का रिएक्टेंट का जो था है ना, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मारे, कॉन्सेंट्रेशन को ए नोट, ठीक है, ए नोट मारे, यानी 0 मतलब इनिशियल टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। 10 मोलर ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में, ठीक है, 10 मोलर मार रहे हैं, कुछ रहा होगा इनिशियल में, ठीक है। और आपको बता रहे हैं है ना, आपको आप टी टाइम पे कुछ टाइम बीत गया, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जो भी है, उस टाइम पे टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को लिए हम ऐसे दिखाते हैं एटी। ये इनिशियल टाइम में कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनिशियल टाइम में कॉन्सेंट्रेशन, और ये टी कुछ टाइम पे 20 मिनट 30 मिनट जो भी टाइम पे रहा ना, कुछ टाइम बाद, तो उसको लिए एटी कॉन्सेंट्रेशन हम दिखा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। इनिशियल में ये कुछ टाइम टी टाइम पे, ठीक है, तो उसका वैल्यू ले लिया। टी टाइम पे कुछ टाइम पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, रिएक्शन होगा तो डिक्रीज करना ही करना है, ठीक है। देखे ना, अब आपको बता रहे हैं कुछ प्रोडक्ट बनेगा, इनिशियल टाइम में तो कुछ नहीं बना होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन होगा आपस में, तब ना कुछ है ना प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ हुआ तो कुछ प्रोडक्ट बना, उसको बीटी मान लिए, ठीक है। इसका कम ही जाना है, बस आप मान लेते हैं कि कुछ डिक्रीज हुआ तो कुछ बना होगा। तो अब देखिए रेट है ना, कि अब रिस्पेक्ट में करते हैं, एक रिस्पेक्ट में रेट लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपको क्या अलग अलग रिस्पेक्ट में रेट देखिए, तो आपको चेंज इन है ना कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट का फार्मूला ही होता है। तो देखिएगा आपको चेंज है ना, चेंज कहाँ से कहाँ हुआ है ना, फाइनल कर लेते हैं 6 और माइनस इनिशियल 10, ठीक है। तो बैठा लेते हैं 6 माइनस 10, तो आपको पता है -4 बटा टाइम, जो भी टाइम रहा होगा, टाइम तो लिए नहीं, टी बैठा लेंगे बाद में। तो आपको ये पता है कि नेगेटिव आने वाला है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। अगर रेट बी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो फाइनल में इनिशियल मैंने बी के रेट, बी के केस में इधर वाला, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ बना ही नहीं, तो 0 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहा होगा, यहाँ पर नहीं लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर लिए, तो आपको पता है कि 0 घटेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ रहा होगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से कनेक्शन समझिए कि रेट जो है, आपको बता रहे हैं कि रेट दोनों को एक पूरे इक्वेशन का बराबर आना चाहिए, एलएचएस आरएचएस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि जब ए का रिएक्टेंट का जब निकाल रहे हैं तो उसका नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा था ना, दोनों बराबर होंगे। तो जब रिएक्टेंट वाला में ना माइनस आ रहा है, उधर वाला में तो ऑलवेज प्लस ही आएंगे, तो इसीलिए जब फार्मूला में देखिएगा तो इसमें माइनस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको पता है डिफाइंड क्या है, पर मोल, ठीक है। पर मोल आपको भाई इसका बारे में बताते हैं, पर मोल क्यों डिफाइंड है। देखिएगा माइनस लगाए जाते हैं, जैसे मान लें कि ऐसा कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है। तब आपको बोले कि रिएक्टेंट कौन कौन है, बी सी डी ए, है ना, इस तरह से रिएक्टेंट है। तो अगर रेट बोले एक रिस्पेक्ट में लिखने के लिए, एक रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है बच्चा, सी के रिस्पेक्ट में अगर बोले, ठीक है, तो आपको पता क्या लिखोगे, इसका है ना चेंज इन है ना, इसमें इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है ना, पर यूनिट टाइम लिखोगे, ठीक है। इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा लिखोगे फार्मूला, ठीक है। अब आपको देखो, अब ये लिख दिए रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में वैसा ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मामला करते हैं कि जो रिएक्शन ऑफ रेट का था डेफिनेशन कि पर मोल डिफाइंड है, एक मोल के लिए, आगे कुछ नहीं था तब, अब 5 मोल है। तो उसके लिए क्या करना कि 1 मोल बनाना है, पर यूनिट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम इसके लिए निकालना है, अब ओवरऑल अगर निकालना है रेट का, रेट निकालना ओवरऑल, ठीक है, ये तो विद रिस्पेक्ट होगा, और ओवरऑल आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है यानी ओवरऑल। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान ले पहले ए के लिए देखते हैं, सबके लिए इंडिविजुअल निकाल दिए थे बच्चा, तो ये हुआ था, है ना, आंसर में मेरा ये हुआ था, लेकिन बटा देख लो 4 दे रखे हैं, बटा क्या दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। सर 4 क्यों आए, क्योंकि देखो बच्चा 4 से भाग देंगे तो ना 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आगे 4 लगा हुआ था, तो जितना लगा उतना से क्या कर देंगे, भाग मार देंगे, जो आगे गुना में लगा हुआ है ना, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डिवाइड कर देना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है, मतलब जो गुना में आगे लगा हुआ रहता है, इससे क्या कि पर मोल निकालने के लिए 1 पर मोल हो जाएगा,
जितना मोल मतलब 1 मोल के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा? वो डिवाइड करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा? तो पर मोल के लिए डिफाइंड होता है, रिएक्शन ऑफ रेट जो होता है पर मोल के लिए डिफाइंड होता है, 1 मोल के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कहीं से भी निकाल सकते हो, सब प्लस में सब जगह से बराबर ही आएगा, ठीक है, सब वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाले, सब बराबर होगा। तो आपको पता है एक चीज खाली ध्यान रखना कि सर जब रिएक्टेंट का निकाल रहे थे तो नेगेटिव वैल्यू ले रहा था, ठीक है, नेगेटिव आ रहा था तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस देना पड़ेगा। तो इसमें से जब कोफिशिएंट से तो भाग देंगे ही देंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन माइनस भी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो डी के लिए लिखना है तो हमको पता है पहले रिस्पेक्ट डी के रिस्पेक्ट में क्या होता था, डी टी बाई डी बाटा टी ऐसा होगा, इसका भाग दे देंगे, मेरा आंसर है, सब बराबर होगा, सबका वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस कहानी खत्म है। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको कुछ नहीं याद रखना, तो यहाँ से एक बात याद रखना, अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको रेट लिखना है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में, है ना, आपको फाइल लिख के फार्मूला जो है डिवाइड कर देना और आगे माइनस लगाना अगर रिएक्टेंट अगर शामिल है तो। देखिए इसका फायदा आपको यूज बताएंगे माइनस वाले, आपको क्लैरिटी आएगा कि माइनस का रीजन समझ में आएगा कि रेट में अगर रिएक्टेंट के तरफ से रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा। देखिएगा अब मोलक्युलरिटी एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको डिफाइनिंग पूछ जाएगा, अब या तो क्वेश्चन ऐसे देखे ना उसका बोल देगा कि इसका मोलक्युलरिटी बताओ, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है कि sum of the number of molecules of reactants involved in the balanced chemical equation। देखिए बता रहे कोई इक्वेशन दे देगा ऐसा तो पहले बैलेंस कर लेना। देखो नाइट्रोजन 2 ठो है, 2 ठो इधर भी है और हाइड्रोजन 4 यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस्ड है। पहले अगर नहीं है तो बैलेंस कर लेना है, पहला मामला इस पे टारगेट कर लेना है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, ये इस पे अंडरलाइन कर लेना है, पहली बात है, डिफाइंड है उसी पर। अब आते हैं होता क्या, सम ऑफ जितने मोलिक्यूल्स आपको ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स होता है जो जो पार्टिसिपेट करता है ना, जो रिएक्शन में, तो उसकी संख्या काउंट करना है कि कितने लोग, उसका नंबर का सम करना था। सम देखिए इसके ये एक ठो ये आ रहा है और एक ठो ये आ रहा है, कुछ नहीं तो नंबर 1 है ना, ठीक है। कितने लोग आ रहे हैं, एक लोग, आगे क्या कुछ नहीं तो 1 है, आगे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो एक लोग ये और एक लोग ये, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 1 3 कर लेते, यानी 2 लोग ये आ रहा है कि उसके नंबर का सम ना करना है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो, है ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चा, 2 लोग आ रहा है तो इसके लिए 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2, तो इसलिए 2 के लिए बाय लिखते हैं, तो बाय मोलिकुलर रिएक्शन बोल देंगे इसको, है ना, रिएक्शन का एक नाम दे दिएगा, बाय मोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोल दिया, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, यूनिमोलर बायमोलर कौन है, तो इस तरह का देख लीजिएगा, मोलिकुलरिटी डिफाइन कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, तो मोलिकुलरिटी कितने रिएक्टेंट्स है ना पार्टिसिपेट किए हैं वही आपको आंसर हो जाएगा, बस यही मामला है, सेट है, ठीक है। इसमें एक ही वो है ना 1 है तो यूनिमोलर या मोनोमोलिकुलर बोल देगा, ठीक है, ये चमक गया होगा। 3 वो रहता है इधर तो 3 वो है ना, ट्राई मोलिकुलर बोल देते रिएक्शन, ठीक है। अब मोलिकुलर का जो मोलिकुलरिटी का जो आंसर आ सकता है सिर्फ जनरली आपको 3 ही वो आता है, 3 ही वो आता है, ठीक है, 1 2 3 ही रहेगा आंसर में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ना इससे कम होता है, यानी कभी 0 भी नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता, ना फ्रैक्शन में हो सकता आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोलिकुलरिटी 1 2 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी आंसर आएगा तो 1 2 3 के ही बीच में है, मतलब वही तीनों में से कोई आएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, तो दिमाग में क्लियर हो गया। ये कि सर नंबर काउंट कर लेना जो रिएक्टेंट, बहुत ईजी है, बस संख्या काउंट कर लेना है, ठीक है, बस संख्या हो, यहाँ से बहुत ईजी मजेदार चीज है, देखिएगा। तो अब ऑर्डर आप करते हैं, नया टर्म ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखिए इसको डेफिनेशन से पहले यहाँ से आते हैं पहले, तो ऑर्डर तभी डिफाइंड है, पहले दिमाग में एक बात को हम संभाल लीजिए कि ऑर्डर तभी डिफाइंड है, ऑलवेज कैलकुलेटेड, है ना, फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन, है ना, रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तभी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, क्या बोले कि ऑर्डर तभी आप निकाल सकते हो जब रेट लॉ इक्वेशन दे रखा है, मतलब इस तरीके का इक्वेशन है ना, आपको पता है कंसंट्रेशन है ना, इस तरह के आपको बताए थे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए थे तो क्या आया था, तो रेट इक्वेशन ये होता है, ठीक है। तो आपको पता है शुरू में जो बात किए थे बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ताकि इधर बुझाए आपको, रेट इक्वेशन रेट लॉ सब बोले तो पहला पेज बोले थे स्किप कर सकते हो बस, इसलिए कि नाम सुना सुना लगना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह से कुछ लिखा था तो उसको रेट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा तो आपको क्या है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है चीजें, रेट इक्वेशन आपको गिवन होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, ऑर्डर निकालने के लिए आपको गिवन रहेगा तभी आप ऑर्डर, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, हम वो हाथ खड़ा कर देंगे, हमसे नहीं होगा,
भाई होता ही नहीं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली निकलता है। आपको हम वहाँ पर भी बात बताए थे कि एक्सपेरिमेंटली ये दिया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकलता है चीज़ें। अब कोई मान ले कि ये दे दिए, ठीक है, ये रिएक्शन दे दिया, उसका रेट इक्वेशन दे दिया, तो ऑर्डर आराम से निकाल सकते हो। सर ऑर्डर होता क्या? चलिए एक रिस्पेक्ट में पहले बात करते हैं, तो और है ना, तो एक रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिएक्टेंट देखिएगा, फिर रेट इक्वेशन को देखिएगा, इसको पावर में कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब बी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, क्या कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिएगा रेट इक्वेशन के मदद से ही निकालता है, ठीक है। तो बी के लिए पूछ रहा था, बी के पावर देख लीजिएगा फटाक से, रेट इक्वेशन पर डालना नजर, ठीक है, बस कहानी खत्म है, इतना ही है। तो ओवरऑल अब देखिए ये तो अलग अलग रिस्पेक्ट में हो गया, है ना, इंडिविजुअल हो गया, और ओवरऑल कहेगा, ठीक है, ओवरऑल कहेगा, ठीक है, तो दोनों को पावर को ऐड कर लेना, सम ऑफ पावर कर लेना, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के पावर है ना, सम कर लेना। तो यही है सम ऑफ नंबर ऑफ, देखिए क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसका मतलब क्या, वन है, दो बार पावर है, मतलब दो बार आ रहा है, एक बार मतलब एक बार है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नहीं टोटल तीन बार आ रहा है, तो इसका मतलब कितने बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द, है ना, रेट इक्वेशन, इसमें कितने बार इन्वॉल्व हुए हैं, तो दो बार ये और एक बार ये, तो तीन बार। इसका मतलब सम का इनडायरेक्टली सम कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? दो बार कहने का मतलब दो बार आया, एक बार आया, तो कितने, ये इसका डेफिनेशन वही होता है, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन एकदम फट से याद हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। आप देखिएगा, तो ये आपको ओवरऑल अगर आपको पूछ देगा कि इस है ना, ये इसको दे के ही दे दिया था, है ना, ये इसको तो आपको देगा इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, क्योंकि इसका मतलब ऑर्डर के लिए तुम हुल की मारो किस में, रेट इक्वेशन में, तो जोड़ लेना, ओवरऑल के लिए जोड़ लेना, ये पूरे तीन आ जाएगा। तो ये ऑर्डर, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आ गया, ये आपको तीन आ गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है बात, है ना, थर्ड आ गया, मजा आ गया होगा एकदम से। यस सर, एकदम फोड़ देंगे एग्जाम में जाकर, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ले लिया, एक साथ दे दिया बच्चा, रिएक्शन दे दिया, इसको गिवन रेट इक्वेशन दे दिया, सर रेट इक्वेशन को हुल की मार के देखेंगे, रेट इक्वेशन को क्या देखेंगे, हुल की मार के देखेंगे, ठीक है, रेट इक्वेशन को हुल के मार के देखेंगे। तो दे दिया है, आपको पता है कि ऑर्डर आपको निकालना है ओवरऑल, तो आपको सम कर लेंगे, पावर को क्या कर लेंगे बच्चा, जोड़ लेवल जाएगा, ठीक है, जोड़ लीजिए, आ जाएगा तीन आंसर। ऑर्डर कैन भी, हाँ ना, वो मोलक्युलरिटी में बताए थे कि जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं फ्रैक्शनल हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चा, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है जीरो भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल भी, जोड़ के हो सकता है, बटा में ही रह जाता है, ठीक है। तो ये मामला बस थोड़ा सा नॉलेजेबल है। चलिए और आगे कुछ नहीं। अब एक चीज और है, ये स्किप भी कर दो तो कोई लफड़ा नहीं है, बिहार बोर्ड का नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर वन स्टेप रिएक्शन को, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन कहता है, मतलब वन स्टेप रिएक्शन मतलब ना समझे, एक ही बार में रिएक्शन पूरा हो गया, कुछ मिला है फट से रिएक्ट कर गया, जैसे में सोडियम को पानी में डाल दो फट से हो जाता है, उसमें और कुछ टाइम नहीं लगता। तो वन स्टेप उस तरह कुछ होता है कि वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, मतलब मतलब समझ ही रहा बात का, ठीक है। तो वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है, मतलब एक बार एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसा कोई रिएक्शन दे देता है, ठीक है, आपको मेंशन रहेगा तो ना आपको पता चलेगा, वो तो रिएक्शन बिना किए हुए, हमको बिना देखे दाखे कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देखिएगा, तो इस केस में खाली बस इतना याद रखना है कि वन स्टेप रिएक्शन आएगा, या मेंशन कर दे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है जैसे भी, तो उसका ऑर्डर और मोलक्युलरिटी हमेशा बराबर होगा उस रिएक्शन का, दिमाग में बैठा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा सर, अगर उसका ऑर्डर पूछ दिया और रेट ऑफ इक्वेशन नहीं दिया, रेट इक्वेशन नहीं दिया, तो हमको पता है सर ऑर्डर तो रेट इक्वेशन से निकलता है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटली आता है, मान लिया एक्सपेरिमेंट किया करके वो रखा हुआ था अलग से, ठीक है, लेकिन आपको नहीं बताया, रिएक्शन तो वही था, पर्टिकुलर रिएक्शन था, लेकिन आपको पता चल गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका जो ऑर्डर और मोलक्युलरिटी होता है ना, वो सेम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा? तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर पूछ दिया है, आपको ये दे दिया है, अब बगल में मेंशन कर दिया, बताएगा तभी तो, ऐसे कैसे, अगर नहीं बताएगा तो फिर नॉट डिफाइंड बोल देंगे, नॉट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नहीं कर कैलकुलेट करा जा सकता अगर ये मेंशन नहीं करता है। अगर मेंशन नहीं करता तो हम कॉम्प्लेक्स समझते हैं, अगर नॉट मेंशन होता तो हम इसको क्या समझते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उस केस में बोलेंगे, है ना, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अगर ये मेंशन कर दिया एलिमेंट्री है, तो हमको पता है ऑर्डर और मोलक्युलरिटी बराबर होता है, तो ऑर्डर के लिए तो, है ना, रेट इक्वेशन चाहिए, रेट इक्वेशन नहीं दिया तो हम जाएंगे मोलक्युलरिटी के पास। मोलक्युलरिटी क्या होता है कि कितने इन्वॉल्व हुए हैं, कितने नंबर्स में, उसके संख्या, है ना, रिएक्टेंट के कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो वह एक वो ये है कि ये दो,
तो आपको पता है कि 2 मोलकुलरिटी कितना आ गया बच्चा, मोलकुलरिटी 2 आ गया, इसलिए ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मामला सेट है, फील्डिंग सेट कर दे इसका। देखिएगा अब आते हैं मजेदार, अब आते हैं मजेदार, ठीक है। इसके साथ तुरंत खत्म होगा, मजा आएगा, बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। देखिएगा इसको एक सीखिए, मन लगा के, बस ये टाइम है ना, ज्यादा टाइम नहीं होगा, बस इसको सीख लीजिए दिल से, इसका पूरा वीडियो खत्म है। कितना बड़ी बात बोल रहे हैं, देखिएगा पूरे चैप्टर खत्म है, पूरे चैप्टर आपका खत्म है, केमिकल काइनेटिक्स बता रहे हैं, इसको बस एक दिल से समझ लीजिए। एक चीज इसमें कुछ फार्मूले जो पहले समझ लीजिए कि सर इंटीग्रेशन जो होता है 1/x का, है ना, वो क्या होता है आप समझ लीजिए। तो log x होता है, आपको नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। प्लस, ठीक है, ये होता है प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर नहीं दे रहे, वो डिफिनिट वाला में हट जाता है, ठीक है। तो उसकी बात करें, और क्या आएगा अभी, अभी और आपको एक चीज पता होगा कि अगर कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन है, अगर कोई मान लिया कि अगर आपको 5 इंटू डी एक्स दे दिया, अगर कांस्टेंट है, डी के साथ जो चिपका होगा ना, अगर ओनली कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ वेरिएबल नहीं है, तो जो डी के साथ चिपका होगा ना, इसके साथ गुना हो जाता है, वही आपका आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, अगर ओनली कांस्टेंट का आंसर है तो ओनली कांस्टेंट इंटू एक्स, ये आंसर होता है। एक्स का मतलब कौन, इंटीग्रेशन वेरिएबल, इसको एक्चुअल इंटीग्रेशन वेरिएबल कहा जाता है। डी के साथ जो चिपका होगा उसके साथ गुना हो जाता है। दिमाग बैठ गया, 2 फार्मूले, है ना, 2 फार्मूले बैठ गए होंगे आपके दिमाग में, ठीक है, ठीक है, ये 2 फार्मूले बैठ गए होंगे दिमाग में। क्लियर है बात, ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा इसको साइड में, ठीक है। अब आते हैं कहानी पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस तरह के, ये कोई रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखिए अगर इनिशियल टाइम में कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं A0 है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये कुछ रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन, उनके आगे बढ़ने के बाद कम जाता है, आपको पता है रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो अगर टी टाइम मान ले 20 मिनट 30 मिनट जो भी है, तो कुछ बच गया होगा बेचारा। तो ये बचा हुआ पार्ट है, याद रखना, बचा हुआ, इसको अगर नहीं याद जान लिखिएगा, छोटी सी चीज़ है लेकिन दिमाग में दम कर देगा। बचा हुआ पार्ट, जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ जो चीज़ें हैं, ठीक है, वही हो गया, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन या पार्ट, ठीक है, ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन मान ले 10 था, अब बच गया 5, इसका मतलब बच गया 6 या बच गया 4, ठीक है, 4 मोलर बच गया, तो पहले था 10। तो इसका मतलब ये नहीं देखना है कि है ना बच्चा है कितना, वो देखना, अगर बचा 4 इसका मतलब खपत कितना हुआ, 6, समझ में आ रहा ना। तो 6 खपत वाला नहीं आंसर है, ये बचा हुआ वाला रहता है, दिमाग में बैठा लीजिए ठूस के ये बात, ठीक है। देखिएगा तो ये बचा हुआ वाला बात करेंगे कि शुरू में था कितना, बचा कितना, ठीक है, इसकी बात होता है यहाँ पर। तो टी टाइम के बाद हम ना यहाँ पर जो मेंशन करता है ना, बचा हुआ की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ कि कुछ टाइम टी बाद जो ए का जो रिएक्टेंट का इतना बना, प्रोडक्ट में कुछ बना हो, उसका मामला यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, रिएक्टेंट की बात करें, कुछ था शुरू में बचा इतना। क्लियर है, अब आते हैं इधर, अब यही के बाद तो मजा आने वाला है, इसके बाद तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा, देखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, है ना, रेट इक्वेशन का फार्मूला आप याद कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। एक आपको पता है कि रिएक्टेंट के हिसाब से डिफरेंट है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन करा गया है, आपको पता है, एक के लिए निकाला गया है ना, हम निकालते थे, हम लोग बताए थे एग्जाम्पल, एक के लिए निकाले लेकिन उसमें माइनस लगा दिए, ठीक है। आपको पता है माइनस क्यों लगा, जो आपको पता है रिएक्टेंट वाला में माइनस निकालते थे तो माइनस लगाते थे, याद आया, है ना, इसलिए फार्मूला में होता है, ठीक है। और एक तरीके से और बताए थे, प्रोडक्ट के हिसाब से जो फार्मूला दिया गया था, बताया गया था कि जो है ना रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट्स के है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके कारण से क्या आया था, और उसमें प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि अकेले आया तो अकेले रहेगा, ठीक है। तो हिसाब से चेंज इन कंसंट्रेशन बताया गया था, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से वही होता है, रेट इक्वेशन ही होता है, समझ मारा बच्चा, तो इसीलिए दोनों इक्वल कर लिया गया यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही रेट इक्वेशन होता है। क्लियर है, अब आते हैं यहाँ पर मामला, ये हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला हो गया, ये हमेशा काम आएगा, जब भी पूरे ये तीनों चारों जो पढ़ाएंगे सब में काम है, इसको रट्टा मार लेना एकदम। अब इसको कॉन्सेप्चुअल पता है, आप बस याद रख लेना, ठीक है। देखिएगा क्लियर है, अब आते हैं मामला यहाँ सेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ए देखो डी के साथ जब चिपका हुआ है, इसको एक्स की तरह मानिए, इंटीग्रेशन में कैसे डी एक्स रहता है, डी के साथ चिपका हुआ उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मान लो बटा में एक्स है, तो ये आपको पता है डी 1/x हो गया, नहीं लॉग एक्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चा, बनता है कि नहीं बनता है। तो वही हम चाहेंगे कि डी एक्स है तो बट्टा में एक्स वाला को एक तरफ ले आएंगे। तो ये देखो यहाँ पर है ना बड्डा डब्बा में ए है, डब्बा में इधर है, इसको अब देखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है ना, तो यहाँ पर चेंज क्या करना है फार्मूले में, यहाँ पर 1 कर लेना, अगर सेकंड ऑर्डर के लिए रहेगा तो 2 कर लेना,
जीरो ऑर्डर के लिए रहेगा तो जीरो का, ही तीनों को में से कोई पूछेगा। अब यही पूरा सेम काम करने वाला है, इसीलिए बोले कि सिर्फ इसको सीख लीजिएगा तो पूरे सीख लीजिएगा, अब मजा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर चेंज क्या, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 हो गया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर आपको पता ना, ऑर्डर इसी पे से जोड़ के निकालते थे, तो ये अकेले तो एक ही ऑर्डर ना रहेगा रिएक्शन का। ओहो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए तो 1 रखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो क्लियर बच्चा, 1 हो गया। ये ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, 1 बैठा लीजिएगा, बाकी ई आ गया तो बस मामला सेट है। फिर देखिए वही इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए एक्स को यहाँ पे एक डबा को एक्स मान रहे हैं, ठीक है, तो एक्स वाला को एक तरफ ले, इसको ए ले रहे हैं, 1 है तो मतलब हटा सकते हैं, खाली डब्बा समझिए उसको, ठीक है। तो के रह गया और डी टी को ऊपर ही कर दीजिए, क्योंकि आप एक्स को एक तरफ करेंगे बाकी को उधर करेंगे, डी टी को उधर कर देंगे, टी वाले को एरिया को, माइनस को भी ऊपर ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस को ऊपर ही कर दिए, यहाँ तक हो गया, माइनस गया ऊपर ही हो गया माइनस के टी, इधर बच गया था एजिटीज, ठीक है, बच गया बच्चा, एजिटीज नहीं बच गया, खाली माइनस से ना गायब हुआ, बाकी एजिटी था। अब दोनों तरफ ले लेते हैं इंटीग्रेशन, इधर क्या कॉन्सेंट्रेशन वाला डब्बा वाला बात है और इधर टाइम वाला टी, समझ में आ रहा बच्चा? तो इंटीग्रेशन जो करेंगे, डब्बा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे, और टाइम इधर टाइम वाला एरिया तो टाइम कहाँ से कहाँ हो रहा है उस पर बात करेंगे, कहाँ से कहाँ टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे टाइम टाइम पे पहले देख लेते हैं, जीरो से हम टाइम किए कहाँ तक, टी टाइम तक ले गए थे, मतलब 20 मिनट 30 मिनट जो भी रहा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अलग करके ए के सामने रिएक्टेंट के सामने लिखिएगा कॉन्सेंट्रेशन को, और टाइम को थोड़ा साइड में करके, ठीक है। तो देखिएगा अब कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया था, एक है बताइए, जब जी इनिशियल में था तो जीरो था, तो है ना, इनिशियल में था तब ये ए नॉट था, है ना, कुछ रहा होगा ए नॉट, है ना, और जब टी टाइम पे था तो ये वाला था, है ना, टी टाइम पे ये वाला था, ठीक है। यानी कहाँ से स्टार्ट हो गए कहाँ गया, तो ये इनिशियल नीचे लिखते हैं, जब इंटीग्रेशन में लिखते हैं ना कहाँ से कहाँ जाना, तो इनिशियल टू फाइनल होता है, ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा, इनिशियल और फाइनल होता है ऊपर, ठीक है, इसे लिखा जाता है। अब आपको 1/x के तरह हो गया तो log x हो गया, आपको पता है फार्मूला बता दिए थे, ओनली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का माइनस को बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको पता आंसर कितना होता है, आंसर क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस के टी, क्योंकि डी के साथ चिपका रहा तो उससे गुना हो जाता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो माइनस के कांस्टेंट है और टी मतलब टी जो डी के साथ चिपका उससे गुना हो जाता है, क्योंकि ओनली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन वेरिएबल, ये बनता है, तो माइनस को कर लिया आगे। अब सांप वाला जो लिमिट वाला क्या बड़ा बॉक्स देखे ना, नीचे नीचे लिख दीजिए उधर साइड करके, और ये ऊपर कर दीजिए, ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, डब्बा देखे नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर राइट साइड, इसे लिखने का तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ से और एक तरीका होता है कि जो भी आपको किसका वैल्यू था, ये इंटीग्रेशन में किसका वैल्यू होता है पता है, जो डी के साथ जो चिपका हो रहता है, जैसे मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है बच्चा, और 5 से 7 है, तो ये पता है किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू है, डी के साथ चिपका हुआ उसका वैल्यू है, और कल को बाई क्यू है, अब यहाँ पर डी बाई है, ठीक है, तो यहाँ 0 से 5 है, तो ये पता है किसका वैल्यू है, जीरो, बाई का, डी के साथ चिपका हुआ उसका वैल्यू रहता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ये रियल में यही होता है, ठीक है बच्चा। तो जब हम इंटीग्रेशन किए तो वैल्यू तो वही रहेगा, तो पुट कहाँ पर करेंगे, इसी के जगह पर करेंगे, क्योंकि ही डब्बा का वैल्यू था, ये डब्बा ना डी के साथ चिपका हुआ था, तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसी डब्बा के जगह पर रखेंगे, ए के जगह पर रखेंगे, अरे कोई दिक्कत है तो रख देंगे, ठीक है, क्लियर बच्चा। तो अब इसको वैल्यू पटक देंगे, पहले इसमें पटकेंगे तो क्या होगा, लॉग 80 है ना, 80 डायरेक्ट भी लिखते हैं, बट डब्बा में घेर के लिखो दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला में माइनस होता है, पहले ऊपर पटक देना है टोटल में, अब इतना ही रह गया, माइनस देना फार्मूला से, अब नीचे वाला पटकना उसी के जगह पे, है ना, लॉग, ठीक है, ए नॉट हो जाएगा, क्लियर है बच्चा, मजा आ गया होगा। अब इसमें भी वही काम करना है, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, के को भी मान था तो बाहर कर सकते थे, अब कर ही लेते हैं, ठीक है। उसमें एक एक रूल है कि अगर जब वैल्यू पुट करो तो अंदर से अगर डब्बा में कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हो, माइनस के कर लेते हैं बाहर, अब बच गया अंदर टी, है ना, 0 से टी, अब टी पुट करिएगा, टी के क्योंकि टी ही का वैल्यू था, टी के जगह पे पुट होगा, टी माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा, माइनस के इंटू, है ना, टी माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो माइनस के टी ही बच जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, हम पुट किए थे तो लॉग घटा के बचा था, माइनस के टी ही रह जाएगा, आपको पता है पुट करने के बाद फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग में एक फार्मूला होता है बच्चा कि बटा में आ जाता है ऊपर, है ना, माइनस वाला जो रहता है नीचे आ जाता है, क्योंकि बटा में रहता है तो माइनस में हो जाता है, फार्मूला नहीं चमक रहा है तो हम बता देते हैं, देखिएगा लॉग ए बटा बी का फार्मूला होता है बच्चा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। जो दो जिनको लग रहा होगा टफ लग रहा है तो ये जान लीजिए सिर्फ एक क्वेश्चन सीखेगा पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है, मतलब एक क्वेश्चन सीखेगा
अब इससे एकदम नंबर रखा हुआ है, पूरे खत्म है चैप्टर एक क्वेश्चन से। तो अब सब में सेम ही फार्मूला लगने लगभग। तो एक थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। कष्ट क्या है, मैथ वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो समझ में आ रहा है बच्चा, देखिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा, फार्मूला होता है लॉग का कि बट्टा में आ जाता है। ठीक है, अब ये एज इट इज रह गया। ये आपको अब आंसर आ चुका है। ठीक है, ये माइनस को हम कर लिए इस साइड। ठीक है, अब आपको करना है किधर है ना। अब देखिए एक एक फार्मूला होता है कि लॉग से अगर माइनस गायब करना हो, लॉग से अगर माइनस गायब करना हो तो ये उल्टा कर दीजिए, जो बटा में है ना उल्टा कर दीजिए, फार्मूला मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा, माइनस को आगे हटाना ही है। ठीक है, या तो ऐसे दे रखा माइनस लाना है तो उल्टा कर लीजिए, माइनस आ जाएगा, माइनस हटाना तो उल्टा कर लीजिए, ये वाला बटा में जो भाग जाएगा माइनस। ठीक है, फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो देखिए अगर हम माइनस तकलीफ दे रहा था तो हम भगा देते हैं ओकरा, मजे मजे रहेगा। ठीक है, माइनस तकलीफ दे रहा था भगा दिए, यानी तो माइनस अगर तकलीफ नहीं तो पहले बट्टा में नहीं लिखिए। ठीक है, पहले बट्टा में नहीं लिखिए। अगर ये फार्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो ये वाला जो माइनस है ना पहले ही गुना कर दीजिए इसमें, इधर से लाके है ना, इस साइड गुना, ये दोनों साइड माइनस गुना कर दीजिए। तो माइनस गुना करते तो माइनस वाला क्या हो जाता, प्लस। क्या हो जाता बच्चा, ये प्लस वाला ना हो जाता है नॉट, अब माइनस में हो जाता है क्या, ये वाला लॉग 80। तो बटा में क्या लिखते, पहले ऊपर ये लिखा था फिर बटा में ये लिखा था, नहीं लिखा था देखो तो यही ना आता निकल के, उधर तो केटी खाली रहता। तो ऐसे समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। ठीक है बच्चा, आ गया होगा समझ में, क्लियर है, आ गया होगा है ना। ठीक है, चमक गया होगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर लीजिए वैसे भी कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं के का वैल्यू, तो टी आ जाएगा बट्टा में। ठीक है, इसका फार्मूला हम ऐसे भी करता है। अगर यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में पता है कि हम मेरा आंसर जो आता है बेस सी में आता है। अगर बेस सी से 10 में जाना चाहते हो तो पूरे लॉग में ना, पूरे लॉग में गुना करना पड़ता है, पूरे लॉग में 2.303 से। तो ये 10 बेस ई में हो जाता है, गुना करेंगे तो है ना, तो पूरा लॉग में कर लेते हैं गुना, यानी आगे बैठा लेते हैं गुना में। ठीक है, 2.303। तो फर्क बटा में टी तो रहेगा, फर्क क्या बनेगा बच्चा, ये लॉग बेस 10 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को वैल्यू 10 में याद रहता है, हम लोग को याद रखते हैं कि लॉग 2 का वैल्यू जो होता है 10 बेस में कितना होता है, 0.3010 है ना, ऐसा होता है। लॉग 3 का वैल्यू है ना 47 71 60 20 है ना, इस तरह के याद रखते हो। समझ में आ रहा है बच्चा, और आपको इसमें काम भी आएगा। तो इसीलिए हम 10 बेस पे इसलिए 2.303 करके ये भी फार्मूला आपको याद रखने हैं। तो एक ड्राइव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हाफ लाइफ का एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या, इसका डेफिनेशन देखिए होता है हाफ लाइफ। एक देखिए हाफ लाइफ का डेफिनेशन ही पूछ लेगा, तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन देखिए पहले बताते हैं। देखिएगा हाफ लाइफ का डेफिनेशन देखिए क्या होता है कि द टाइम, एक तरह का टाइम ही, हाफ लाइफ का मतलब समय ही होता है। ठीक है, टाइम ही है, हाफ टाइम नाम से है बस, हाफ लाइफ है लेकिन टाइम समझिए। ठीक है, समझ में आ रहा, तक रहा है ऐसा टाइम जितना पे क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट्स के है ना, वो जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन है जो, ठीक है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स के वो क्या हो जाए, रिमेन्स है ना, हाफ बचे ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, यानी बिकम्स, या यहाँ पे बिकम्स लिख लीजिएगा, ये रिमेन्स यानी बचता है या हो जाता है, हाफ हो जाता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आधा हो जाता है। इसका मतलब कितना हो जाता है, ए नॉट बटा 2। ए नॉट क्या यहाँ पर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ए नॉट से दर्शाते हैं बच्चा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को कितना से दर्शाते हैं, ए नॉट से दर्शाते हैं। क्लियर है, तो एक ऐसा टाइम जितना पर, मतलब कहने का मतलब समझिए कहानी क्या हुआ कि मतलब रिएक्शन स्टार्ट किया। देखिए हम फिल करवा देते हैं इसको, मान ली कि एक देखिए फिल करा देते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ बच्चा, कोई है ना, कुछ रहा होगा इधर रिएक्टेंट और रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है, जब मान ली सोडियम को रख दिए बाहर तो कुछ देरी के बाद कुछ होगा जलने लगेगा है ना, तो कुछ काम हुआ और कुछ है ना काम हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम पे मान ली 2 मिनट 3 मिनट, एक टाइम पे क्या दिखा कि जो जितना कॉन्सेंट्रेशन था, मान ली 10 मोलर था कॉन्सेंट्रेशन, अभी बच्चा लास्ट में चल के है ना, कुछ टाइम पे देखें कि कुछ घटते जाएगा, डिक्रीज होते जाता है। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है हमेशा ही। ठीक है, तो पहले हुआ होगा है ना 10 के बाद 9 हुआ होगा, फिर 8 हुआ होगा, फिर 7 हुआ होगा, फिर 6 हुआ होगा, फिर 5 हुआ होगा। अरे बोलो, तो जब 5 हो गया ना तो ये तो कुछ टाइम ना लिया होगा, इतना होने में, इतना भी होने में टाइम लिया होगा, कुछ ना कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ होगा समय, 0 सेकंड से, या जो 0 मिनट या जो भी कहिए। ठीक है,
और उसके बाद 5 सेकंड हुआ होगा, अरे नहीं समझे, 6 सेकंड हुआ या 10 सेकंड हुआ होगा, अरे बोलो, ये 15 सेकंड हुआ होगा, जो भी है, ये 20 सेकंड हुआ होगा, ये 30 सेकंड हुआ होगा, अरे बोलो। तो जब, है ना, इस इतना आधा होने में, इसके कंसंट्रेशन के आधा होने में जितना टाइम लगा, इस टाइम को, इसी टाइम को क्या बोल देंगे, हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ का आंसर कितना हो गया, 30 सेकंड। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रिएक्शन पे डिपेंड करता है। नहीं समझे, मजा आ गया होगा, ठीक है, मजा आ गया होगा एकदम, ठीक है बच्चा। तो देखिएगा, आपको हाफ लाइफ समझ में आ गया होगा कि जितना देर में इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए, ठीक है, मामला बस, मतलब जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो था जितना, वो तो कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी पता थोड़े ना, कुछ भी हो सकता है इनिशियल उसका। तो उसका जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसका क्या हो जाए, वो आधा हो जाए, आधा बचे, ठीक है, रिमेंस मतलब बचना, या हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, एकदम मजा आ गया। हाफ लाइफ का डेफिनेशन आते हैं ये। तो हाफ लाइफ में कहानी ये हुआ बच्चा, हाफ लाइफ में क्या हुआ कि देखिएगा, अब हाफ, ये तो निकालिए फार्मूला, है ना, ये तो निकालिए रेट कांस्टेंट, या टी को निकालना रहेगा, के का वैल्यू आ गया, टी का निकालना रहेगा तो के यहाँ कर लेना, ठीक है, तो समय आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप हाफ लाइफ के लिए पूछ देता है, मतलब ये तो टी का, टी यहाँ कर दोगे तो टी यहाँ आ जाएगा, के यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चा, टी का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ये टी आ गया कि किसी भी समय के लिए निकालना हो तो यहाँ पर पुट कर लेना। और मान लीजिए कि रिएक्शन अगर पूछ दिया रहा है कि अगर 15 सेकंड पे क्या होगा, तो टी का वैल्यू 15 सेकंड ले लेंगे, नहीं समझे बात का, निकाल सकते हैं चीजें। अब अगर आपको यह स्पेशली पूछ दे कि आधा जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, तब बताना है आपको के का वैल्यू, या के का वैल्यू बताना है, ठीक है, जब टाइम आधा हो जाए, मतलब समझ में आ रहा है बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए तो टाइम निकालना है, ठीक है बच्चा, वो टाइम निकालना है। तो टाइम को हम हाफ मान लेते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ है तो टाइम को हाफ बस टाइम माना गया है, लेकिन एक्चुअल टाइम आधा नहीं है, ठीक है, ये हाफ लाइफ से डिनोट करने के लिए पता चल जाए कि हाफ लाइफ है, ठीक है, वो समझ रहे हो, टाइम वो आधा नहीं है टाइम, ठीक है, ये बस जस्ट नोटेशन हाफ लाइफ का, ठीक है। वो टाइम का कैसे 30 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, जो भी है वो टाइम आएगा, तो एक ऐसा टाइम है हाफ लाइफ का निकालना है, तो उसका हाफ लाइफ बोलते हैं, क्या डेफिनेशन से हम कंक्लूजन निकाल के बैठ जाएंगे कि सर हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, कोई रिएक्शन है, मान लो ये है, हो रहा स्टार्ट, तो हाफ लाइफ के कंडीशन में क्या हुआ होगा, टाइम जो हुआ होगा उसको हाफ लाइफ बोल देते हैं, जो भी 30 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी आएगा आंसर वो रहेगा, बस जस्ट नोटेशन के लिए, क्योंकि टाइम कुछ तो वैल्यू रहा होगा ना, उसके लिए टी हाफ ले लिए। हमें यहाँ पर टी लग रहा होगा अजीब से, हम T1 भी ले सकते थे, बस नोटेशन के लिए, कि हाफ लाइफ का एक जस्ट नोटेशन देने के लिए बस ले लिए, कुछ वैल्यू रहा होगा, ठीक है, जैसे हम कैसे 30 सेकंड आंसर आया, उसी तरह से कुछ वैल्यू रहा होगा, ठीक है। अब बता रहे हैं, अब क्या होगा, एक चीज और होता है कि सर जब फाइनल में बचता कंसंट्रेशन, टी हम क्या लेते थे, कुछ समय बाद, है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है, टी समय बाद है, यहाँ पर टी समय बाद है, टी माने ना इतना, तो टी समय बाद जो समय का वैल्यू आ रहा है, उसके उस समय पे, है ना, यानी टी हाफ पे, इसका टी की जगह ये रख सकते हैं, टी हाफ भी लिख सकते थे, है ना, समझ में आ रहा बच्चा। तो तो वो उसके बाद जो कंसंट्रेशन को हम एटी से रिप्रेजेंट करते थे, जो बच जाता था, ये बचा हुआ बात बोलते थे, है ना, समझ में आ रहा है बच्चा, बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट इनिशियल में इतना रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, बचता है इतना, ठीक है, क्या बचता है वो हाफ टाइम में क्या होता है कि उतना आधा हो जाता है, ठीक है, तो आधा ही बचता है, ठीक है, ये n0/2, ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा। तो हाफ लाइफ का ये होता है कि आधा बचता है, क्या बचता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाता है, ये डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि इनिशियल में घटा के निकालते हैं, समझ में आ रहा है, चलिए रहने देते हैं, ठीक है बच्चा। तो आधा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो बाय डेफिनेशन से निकाल लिए, क्योंकि जो बचेगा मेरा लास्ट में वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा ही बचेगा। क्लियर है बच्चा, मामला समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब आपको फार्मूला देखिए वही वाला लगाना है, यही वाला लगाएंगे ना, क्योंकि कोई समय बाद निकालना तो यही वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है कि बस इसी में खाली चेंज करना है, एक पार्टिकुलर टाइम पे फिक्स कर दे के निकालना, हाफ टाइम में क्या नया नहीं है, इसी फार्मूला को आगे बढ़ा देंगे। अगर पूछेगा हाफ लाइफ निकालिए फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ करने के लिए, तो आपको यही फार्मूला याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर वाला, क्योंकि कोई भी समय पे निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम जिसका कंसंट्रेशन आधा हो जाए, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, टी की जगह टी हाफ बैठा देंगे, मतलब पार्टिकुलर वैल्यू ले लिए, उस टाइम को बोल दिए, और कंसंट्रेशन जो है मेरा जो बचता था लास्ट में 80 जो बोलते थे उसको, उसके जगह पे क्या ले लेंगे, a0/2 ले लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, क्योंकि हाफ लाइफ के लिए निकालना है, तो ये वैल्यू ये वाला फार्मूला रख लिया यहाँ पे, ठीक है।
अब पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू बच्चा, ठीक है। तो टी के जगह टी हाफ ले लिया और एन ए टी के जगह पे ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू कट गया, टू चला जाओ घूम के ऊपर, तो लॉग टू ही है। अब बेस तो यहाँ पर ही रहा होगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लिए थे। अगर हमको बेस 10 में करना 2.23 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इसके जगह पर बैठा लेते हैं बच्चा, तो टी 1/टी हाफ है ना। और इसका वैल्यू जब किए होंगे तो 2.303 से गुना करना होगा, क्या लॉग बेस 10 में करने के लिए ना बच्चा, 10 करने के लिए, ठीक है। तो अब ये log 2 का वैल्यू जो होता है याद कर लेना आप लोग, ठीक है। हम देखो बता देते हैं, log 2 का वैल्यू याद कर लीजिएगा। log 2 का वैल्यू जो होता है, log 2 का 10 बेस में जो वैल्यू होता है 0.3010, ठीक है, 3010, है ना। देखिए फिर 3 का जो वैल्यू होता है, बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा, 4771। और 4 का वैल्यू इसका दुगना हो जाएगा 2 वाला का, ठीक है। अभी रीजन वूजन नहीं बता रहे उतना, देखिएगा, बस याद रख लेना, उसका दुगना हो जाता है, ठीक है। 4 इसका 60-20 हो जाएगा, 30-10 है तो 60-20 हो जाएगा, बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। और 5 का निकालना होगा तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। और खाली ये नहीं कि 5 है तो 3 2 5, लॉग में सब प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो बताएंगे बाद में। वो छा को, है ना, 5 का नहीं, 5 का तो बटा 6 के लिए कर रहे हैं, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए। 10 के लिए, 5 के लिए है ना 1 माइनस, है ना, करना पड़ेगा 5 है ना 1, ठीक है। देखिएगा, तो ये याद हो गया। अब आते हैं, पहले देखिएगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो वैल्यू बैठा लेंगे 3010, 0.3010, ठीक है। और उसके बाद इतना से गुना कर लेंगे, बस आ जाएगा। तो इतना से गुना करिएगा दोनों को तो 0.693 आएगा। अब कर सकते हो आसानी से गुना, 0.3010 में 2.303 से गुना, बट हम हाफ रह गया, हाफ को ऊपर कर लेंगे तो के नीचे आ जाएगा। ये हाफ लाइफ का फार्मूला याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में देखो बहुत तो टेंशन लगता है कि सर हाफ लाइफ के लिए अलग है, ये वाला अलग, अलग नहीं है यार। देखो ये है ना फर्स्ट ऑर्डर का जो टी टाइम बाद अगर कुछ का निकालना हो तो पार्टिकुलर वैल्यू पे हम निकाल लें, इसी से ना निकालें। एक कंडीशन डाल दिया था कि इतना पर पूछ दिया कि कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन है। अगर कोई पूछ देगा कि आधा, इसमें आधा पे बात किया, उसका एक नाम दे दिया हाफ लाइफ स्पेशली। और कोई बोल दिया कि टी का वैल्यू बताओ जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तीसरा भाग हो जाता है, तो हम ए नॉट बाई 3 कर देंगे इनिशियल का। यहाँ पर जैसे मान लेके कहता है कि एक टाइम पे जाके क्या हो जाता है, अगर इसमें क्वेश्चन बोल देगा कि थर्ड भाग हो जाता है, तो हम इनिशियल में से क्या है घटा लें, क्योंकि बचा हुआ पार्ट ना यहाँ पर रहता है 80 में। तो हम क्या करेंगे, ए नॉट का 3 घटा लेंगे टोटल में, इनिशियल में से घटा लेंगे, क्योंकि हमको पता ना बचा हुआ पार्ट चाहिए। बोलेगा कि टाइम पर इतना इतना हो जाता है, मतलब इतना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो घटा कर निकाल लेंगे, इस तरह से थर्ड भाग हो जाता है। तो हाफ लाइफ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हाफ लाइफ एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उस पे निकाला गया है इसी की मदद से, ठीक है। बस ये कहानी हो गया, याद रखना है भी फार्मूला, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए देखिए क्या है ना, सेकंड ऑर्डर के लिए हम बताए थे कि आप कुछ नहीं, फटाफट हो जाएगा। देखिएगा सेकंड ऑर्डर के लिए सब वही करना है, इनिशियल टाइम में ये मान लिए उसी तरह से, वो उतना लाइन है। टी टाइम पे मान लेते हैं कि, है ना, जो बचा हुआ रिमेन्स है, जो बचता है ना, रिमेनिंग पार्ट पोर्शन आपको बता रहे थे ना, रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है बच्चा। तो आपको फार्मूला वही लेना है, तो फार्मूला सेम लिया यहाँ पर, आपको खाली यहाँ पर चेंज दिख रहा होगा, ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर ये वाला बैठा लेना है। फिर वही काम करना है कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि एक्स की तरह एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो बटन में ले आएंगे एक्स स्क्वायर की तरह, है ना। अब ये बच गया, dt चल गया उधर, वही वाला बात। फिर क्या करना है, आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन आप बस याद कर लेना, जो फार्मूला एक जगह लिख लीजिएगा, -1/x होता है बच्चा इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन तरफ, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ हुआ है, इनिशियल में ए नॉट था और फाइनल में 80 था, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। टाइम का इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल हो गया दोनों तरफ। और 1/x के तरफ कर लिए, है ना, -1/x ना फार्मूला, ठीक है, रख लिए। और आपको पता लिमिट ना, इसको कर लेते हैं उस साइड, इधर भी कर लेते हैं। इसमें पता है कि पुट कर लेंगे ए के जगह पे, तो अपर वाला पहले पुट करेंगे 80, है ना, माइनस रह जाएगा। अब फार्मूला माइनस होता था, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया होगा, प्लस। ये कहानी ऐसा हुआ होगा, बाद में जब माइनस के बाद फार्मूला में बैठाए होंगे, एक बार तो एच डी टी बैठा लिए, अगला में बैठाए होंगे तो माइनस फार्मूला में दिए होंगे, फिर इसी में ना बैठाए होंगे ए नोट वाला, ऐसे करके बैठाए होंगे बच्चा, ए नोट ए की जगह, है ना, ऐसे बैठाए होंगे, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। चमका कि नहीं चमका, ठीक है ना। तो माइनस बाहर कर लेते तो उसका भी टेंशन खत्म हो जाता। देखिएगा अब यहाँ पर टी जब बैठाएंगे तो टी बैठ गया, है ना,
तो टी के जगह टी बैठा लीजिए, डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, कॉमन लेके भी बैठा, जैसे वो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बैठाते तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर जीरो बैठाते हैं ना, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो माइनस के टी नहीं खाली बचेगा। अब हो गया बच्चा। अब यहाँ से क्या करना है कि आप के टी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस वाला को हम आगे लिख ले रहे हैं, देखिएगा है ना। हाँ, पहले माइनस से गुना कर दिया बच्चा, माइनस से क्या कर दिया गुना, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस से कम जाएगा, माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, थोड़ा माइनस कम गया और क्या, गुना करने से फायदा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, अब के का वैल्यू निकालना चाहते हो तो बटा में टी कर देंगे, तो 1/t और पूरा ब्रैकेट में डाल दिए, इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दिए, खाली टी को बटा में लाया, ये फार्मूला आ गया आपका। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, आप इसको भी फार्मूला में ऐड कर लीजिए, पूछ देगा सेकंड ऑर्डर का फार्मूला बताइए। अब यहाँ से हाफ लाइफ का निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ का भी स्पेशली पूछ लेता है, तो फार्मूला याद रखना उसका। ठीक है, तो यहाँ से हाफ लाइफ के लिए क्या करें, टी की जगह टी हाफ डाल देंगे, और वो पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा, तो वहाँ पर पटक देंगे। तो करना क्या है, उसको अलग से क्या, या यही चीज़ है ना, हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर के लिए टी की जगह आप हाफ कर लेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है ना वो आधा बचेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अब देखिएगा, तो अब आप बैठा के हल कर लेंगे, जो फार्मूला था उसी में, फार्मूला ये था आपको बोला, ठीक है, इसमें बैठा ले रहे हैं, इनिशियल जो ये वाला है आधा हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, दो ऊपर चला जाएगा बच्चा, दो ऊपर एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 2 - 1 1 बच जाएगा, टी ऐसा ही रह गया, आ गया आंसर। अब टी हाफ निकालना चाहो तो टी हाफ ऊपर आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, ये आंसर आ गया, है ना, सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ। ठीक है ना। अब जीरोथ ऑर्डर के लिए तो आपको पता है सब सेम कंडीशन, इतना दूर बोल बोल के तो थक गए इस चीज को, रेट इक्वेशन वही लेना है, आपको पता ऑर्डर में सिर्फ जीरो कर लेना है, तो जीरो किसी के पास 0 1 हो जाता है, सिर्फ बचेगा के, है ना, और dt को उधर कर लेंगे क्योंकि ए वाला को एक तरफ रखेंगे। ठीक है बच्चा, अब माइनस को भी उधर कर लिया, अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको पता है एक फार्मूला लिख लीजिएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन पर कांस्टेंट है 1, 1 इंटू इंटीग्रेशन वैल्यू x के साथ, है ना, तो वही इसका मतलब x ही होता है ना, तो ऐसे ही समझिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है तो x बचता है। समझ में आ रहा है बच्चा। तो यहाँ से देखिएगा, इंटीग्रेट जब करेंगे, अब आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन तरफ, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बार बार वही ले रहे हैं, इनिशियल टू, है ना, जितना बचता है। ठीक है, अब इसमें इनिशियल टू, है ना, जितना टाइम है, लिमिट लगाते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो एक्स आ जाएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और ये लिमिट बैठा लेंगे इसमें। आपको ये तो पता है, इसका वैल्यू याद हो गया होगा, पता सेम ही चीज़ चलना है तो रटा भी जाएगा एकदम से, तो आपको पता है इसमें ये सही आता है सोल्व करके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 80 माइनस, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और आपको माइनस से गुना कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, आगे कर लिए, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, ये माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ कर लिए माइनस गुना। अब आपको के का वैल्यू निकालना तो बटा में टी कर लेते हैं, तो है ना, क्या हो जाएगा, बटा में टी आ जाएगा, हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको अगर अथी निकालना हो, हाफ लाइफ निकालना हो, तो अब वही काम करेंगे जो करते थे हम लोग, पटक देंगे एक टी के जगह पर, हाँ ए नॉट बाई टू, एलसीएम ले 2 - 1 तो 1/2 बचेगा, नहीं बचेगा बच्चा, a/2 बच जाएगा, 2 एलसीएम, है ना, 2 एलसीएम आ जाएगा बच्चा, तो 2 गुना हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1, है ना, इतना बटे 2 बचेगा। क्लियर बच्चा, क्लियर है, आ गया। टी हाफ का निकालना चाहते हो तो बट्टा में चल जाएगा, तो 2 के हो जाएगा ये फार्मूला। तो आपको याद रख लेना एक जगह फार्मूला करके, क्या क्या याद रख लेना, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए, जीरोथ ऑर्डर के लिए बच्चा क्या क्या याद रखना, पहले मेन फार्मूला याद रख लेना, के इक्वल टू जो करके था, उसके बाद हाफ लाइफ वाला, यानी यहाँ से टी याद रखो या के इक्वल टू याद रखो, फिर हम लोग टी हाफ करके निकाले थे, उसमें ये के नहीं याद रखो, ये हाफ याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरोथ ऑर्डर के लिए दोनों, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक जगह जमा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सब डिराइव किए हैं, इसके लिए टी बराबर निकाले थे हम लोग, है ना। ठीक है, और इसमें भी टी हाफ निकाले हैं। ठीक है, ये के दोनों में टी हाफ याद रखिएगा इसमें ज़्यादातर, और इसमें के याद रखिए, टी याद रखिए, जो भी है जैसे याद रखिए। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए याद रखिएगा, इस तरह से समझ में आ रहा होगा, इस सैमरी में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, प्रूफ करने के लिए एक ही तरीके से हो रहे हैं, ये आ गया। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में एक चीज़ देखिएगा, जो हम लोग फार्मूले निकाले फर्स्ट ऑर्डर में प्रूफ करके, आप लोग देखिए टी है ना, हाफ वाला में देखिएगा, हाफ लाइफ वाला में, तो हाफ लाइफ वाला में देखिएगा, हम लोग को देख रहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बचा ही नहीं, कैंसिल आउट हो गया था, तो आपको कभी कभी प्रूफ करने बोल देगा कि प्रूफ करो कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो क्वेश्चन बना दिए, प्रूव दैट हाफ लाइफ, है ना, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो आपको पता है जब फार्मूला हम करते हैं तो कट जाता है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करिएगा, इसका मतलब यही प्रूफ करना कह रहा है, इसका मतलब आपसे बोल रहा है कि हाफ लाइफ निकालिए फर्स्ट ऑर्डर का, तभी तो पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट हो रहा नहीं हो रहा, तो बात के बात है, पहले देखते हैं, तो करके हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम बता देंगे इसमें कॉन्सेंट्रेशन बचा ही नहीं,
इसलिए इंडिपेंडेंट है, हेंस प्रूव्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लिख दिए, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। समझ में आ रहा बच्चा? दूसरे तरीके से ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए बाकी वाला में देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बच रहा था, देखो ना हाफ लाइफ में देखो, हाफ लाइफ में देखो, है ना, देखो इसी में ए नॉट बच रहा ना बच्चा, सेकंड ऑर्डर वाला में, जीरो ऑर्डर वाला में भी बच रहा था, है ना। तो समझ में आ रहा है? nth ऑर्डर कहेगा तो n पटक देना बच्चा, 1 2 ऑर्डर की जगह पे, ठीक है, nth ऑर्डर पूछेगा तो। अब आते हैं मजेदार चीज, एक क्वेश्चन करते हैं लपेटे में उड़ा देते हैं इसको, देखिए फटाफट देखिएगा, न्यूमेरिकल वीवीआई कर लीजिएगा इसको। अभी को कोई भारी नहीं है, हम 80 कब बचते थे, जो बचा हुआ चीज मानते थे हम लोग, जो बच जाता था, है ना। जैसे मान ले कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है, बाद में 5 6 बच गया, ये कंप्लीट होगा इतना में, है ना। तो हम बोलेंगे बच्चा कितना, क्योंकि हमको तो यहाँ पर लिखना बच्चा होगा, है ना, बच्चा छो, तो ये कैसे, है ना, हम लोग यहाँ पर बस बच्चा हुआ लिखते थे बच्चा, ठीक है। हम वो क्वेश्चन क्या कहा कि पहले इनिशियल 10 था, है ना, और वो कंप्लीट होने में उसको खर्चा जो हुआ, वो खर्चा बता दिया आपको कि कंप्लीट होने में इतना लगा, तो इसका मतलब खर्चा ना बता दिया कि कंप्लीट होने में इतना मोल खर्च हुआ, खर्चा बता दिया कि 4 मोल खर्चा हुआ, तो 10 में से 4 खर्चा होगा तो कितना बचेगा, 6 6 निकाले कैसे, 10 में से क्या किए, 4 घटा दिए, तो खर्चा वाला बताएगा कि कंप्लीट होने में इतना लगा। तो आपको यहाँ पर आपको बच्चा बच्चा रिमेनिंग पार्ट को हम रखते थे, 80 का जो वैल्यू रखते थे बच्चा बच्चा होगा, हम ठेठ शुरू में सिखाते हैं कि बच्चा हुआ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो आप देखिए आते हैं यहाँ पे, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर दिया, तो फर्स्ट बोल रहा है कि 75% कंप्लीट होता है ना, 60 मिनट में। तो टाइम पहले बता दिया कितना बच्चा, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट टाइम बता दिया, कितना बता दिया बच्चा, 60 मिनट टाइम बता दिया, ठीक है, क्लियर बच्चा, 60 मिनट टाइम बता दिया। और कितना परसेंट कंप्लीट होता है, 75%, ठीक है। तो मतलब 75% कंप्लीट होता है कितना में, 60 मिनट में, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर शुरू में ए रहा होगा तो उसका 75% कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मतलब देखते हैं कि कितना लगा, है ना, कितना लगा, खर्चा कितना हुआ, तो उसका ए नॉट का निकालते हैं कितना, 75% ना बच्चा, उसका 75% निकालते हैं, 20 का 75, 20 गुना 75%, तो ए नॉट का 75%, तो ए नॉट इतना है, तो ए नॉट में 75 से गुना परसेंट मतलब 100 कटा दीजिएगा, 25 या 75, और 25 पचे 25 चौके 100, ठीक है। तो 3 ए नॉट बटा कितना आ गया, 4 आ गया, नहीं आगे बच्चा इतना, ये इतना कंप्लीट होने में लगा, ठीक है, यानी इतना खर्चा हुआ। तो हमको टोटल था कितना, ए, और खर्चा हो गया कितना, 3 ए नॉट बटा 4, तो हमको तो बचा हुआ तो घटा के ना निकालेंगे, ये तो इतना कंप्लीट होने में यानी खर्चा वाला बात हो गया कि खर्चा हुआ, तो खर्चा निकाल दिए ऐसे करके। अब एलसीएम लेके हम बचा हुआ पार्ट निकालें तो 80 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बचा हुआ घटा के निकालेंगे, ए नॉट का, है ना, 75%, है ना, कटा उठा के घटा के निकालिए, यही आपको बस दिमाग रखना है कि यहाँ पर घटा लेना है, ठीक है। तो ए 80 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फार्मूला में आपको पता है के बराबर इतना होता है फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है बच्चा। तो आपको 80 की जगह बैठा लेना है, ए नॉट तो सही रह जाएगा, ठीक है, और टाइम की जगह पे 60 बैठा लेना, ठीक है, क्लियर बच्चा। तो यहाँ से जब हल करिएगा, है ना, आपको हल करिएगा, कर लीजिएगा कैलकुलेटर से करके, देखिए थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं, देखिए 3.3 60 मिनट मिनट में ही रहने दीजिए, लॉग और ए नॉट, है ना, बटा, यहाँ पर ए नॉट बटा कितना हो जाएगा बच्चा, 4, ए नॉट से ए नॉट कट के 4 ऊपर चल जाएगा, कितना चल जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा बच्चा, तो के का जो वैल्यू आ जाएगा 2.303 बटा 60, नहीं हो जाएगा बउआ। और लॉग 4 का वैल्यू 60 20, है ना, आपको पता है बच्चा 60 20 होता है, तो इसको कैलकुलेटर से करके आप निकाल लीजिएगा तो के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। आप इसमें पूछा है कि हाफ लाइफ निकालिए, हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने बोला बोले ना, याद रखिएगा फार्मूला तभी न्यूमेरिकल बनेगा, जनरली याद रखना नहीं है, अगर फार्मूला रट के डेरिवेशन तो याद रखिएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का जरूर फार्मूला याद रखिएगा, हाफ लाइफ का भी और ये वाला भी, ठीक है, हाफ लाइफ का डायरेक्ट भी याद रखिएगा, तो फिर प्रूफ करके लाइएगा तो ना, डायरेक्ट याद रखिएगा। तो देखिए 0.693 बटा के, तो के का वैल्यू तो निकाल लिए होगे, कहीं मोबाइल से कैलकुलेट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, तो के का वैल्यू पटक दीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, क्लियर है बच्चा। देखिए एक क्वेश्चन और है इस पे, देखिएगा ये वाला, है ना, बहुत हलवा है, इसमें कह रहा है कि रेट कांस्टेंट अगर दे दिया फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन बता दिया फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट नहीं, के का वैल्यू दे दिया इतना पर सेकंड, ठीक है, रिएक्शन बता दे फर्स्ट ऑर्डर का है, तो कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इतना परसेंट, मतलब इतना परसेंट कमने में, यानी खर्चा होने में, यही नहीं दे दिया, यानी कंप्लीट होने, ये इतना कमने में, रिड्यूस मतलब कम होना, ठीक है, इतना कम होने में
कह रहा है कि कितना टाइम लेगा, टी का वैल्यू निकालना है ना। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का टी का फार्मूला आपको पता है, ये मेन फार्मूला ये होता है बच्चा, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना रिड्यूस होने में कितना, जैसे रिड्यूस होने मतलब नहीं समझे, मान लो कि 10 था, अब कह देगा कि इसमें से 3 मोलर रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, 3 मोलर यानी कम होने में, नहीं चमका, कम होने में, ठीक है। तो कम होने में कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो 3 मोलर कम होने में, तो हमको तो पता है कि इनिशियल है ना, ये क्या बच्चा इनिशियल है। तो हमको कम होने में यहाँ पर जो वैल्यू लिखते थे हम लोग, तो फाइनल वाला लिखते थे बचा हुआ, ये जो वैल्यू लिखते थे क्या लिखता था, कितना बचा, खर्चा उर्चा होने के बाद कितना बचा। तो ये तो कह रहा है कि 3 मोलर क्या कम होना है, 3 मोलर कमने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो 3 मोलर कमने में, तो 3 मोलर का घट के कितना बचेगा, 7 ना बचेगा। तो हम तो यहाँ पर बचा हुआ वाला के बात ना करेंगे, वो कुछ बोले क्वेश्चन, हम तो समझेंगे यहाँ पर कि बचा हुआ पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो 80 का क्या हुआ होता है, बच्चा वाला, बचने वाला पार्ट, तो इनिशियल में से घटा के निकालते हैं, है ना। कितना परसेंट बोला था, 75%, तो उतना उसी तरह से घटा के वही सेमी वाला वो आया है बच्चा, है ना। तो सेमी वाला चीज भी आया, देखो आंसर वो भी वही आया है ना, क्योंकि वैल्यू तो ये है ना, फार्मूला भी वही पुट किए थे वहां पर, है ना। क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट है क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन है बच्चा, वैल्यू वही आया है ना, यहाँ तक का। लेकिन खाली उसमें के था, उसमें क्या था, जो भी है उसमें उल्टा टाइम दे रखा था, के को निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पर टी निकालना, ठीक है, के दे रखा है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा का फर्क है, तो बस ऐसे कर लेना, और क्या, पटक देना, वैल्यू निकाल आ जाएगा। ये के टी ऊपर कर लोगे तो के नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो के का वैल्यू यहाँ पर बैठा लिए, क्लियर हो, टी इधर आ गया, के नीचे आ गया, बैठा लिए, आ गया आंसर, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ गया आंसर, मजेदार। बस इस चीज को समझना था, आपको समझा दिए, अभी हो गया खत्म, ठीक है। एगो छोटा सा चीज है, देख लीजिए फटाफट, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है बच्चा, ये फार्मूला है, देख लीजिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन का क्या बच्चा, फार्मूला है। आर्हेनियस इक्वेशन का के इक्वल टू ए इंटू ई का पावर, पावर में बच्चा ई, है ना, माइनस क्या है, ई ए है नीचे लिखा हुआ ऐसे, है ना, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, हम आपको सिखाते थोड़ा सा आगे, ठीक है। और आर टी है, बटम आर टी है, आर है गैस, देखिए लिए गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है इस तरह का 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब देखिएगा, और टी है जो टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट है, ई है जो एक्टिवेशन, किधर है, ना लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, देखो ई है जो एक्टिवेशन एनर्जी, आगे अभी चर्चा करते हैं इस पे, एक्टिवेशन एनर्जी है, मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट याद रखिए, एनर्जी एक तरह का जूल में आता है, तो उसमें पर मोल लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह का अलग एनर्जी होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और यूनिट ऑफ के, है ना, यहाँ पर जो के का जो वैल्यू होगा आर्हेनियस वाला में, ठीक है, यूनिट क्या होगा, ए पे डिपेंड करेगा, ए का जो यूनिट, के का तो हमको पता है ऑर्डर के हिसाब से होता है बच्चा, है ना, ठीक है ना, मोल पर लीटर, है ना, 1 - n इंटू पर सेकेंड, ये था ना रेट कांस्टेंट का। अब ऑर्डर बैठा के निकाल दीजिएगा। तो आपको पता है कि के तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, लेकिन ए का निकालना यहाँ पर है, इसमें से ए का अगर पूछ देता है, ए का मतलब कौन, है ना, ए का मतलब कौन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको नाम है यहाँ पर एक टर्म दिया गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अरहेनियस पैरामीटर, अरहेनियस पैरामीटर, ठीक है। अगर इसका पूछ देगा, पूछ भी देता है, पूछ देगा, याद रखिएगा, अगर इसका पूछ देगा कि अरहेनियस पैरामीटर का या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर का यूनिट बताइए, खट से दिमाग में आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का यूनिट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है, खत्म हो गया। तो जो इसका यूनिट होगा वही यूनिट होगा, तो याद रखिएगा अरहेनियस का वही यूनिट होता है जो रेट कांस्टेंट का होता है, दिमाग में चिपका लीजिए, ठीक है, ठीक है, दिमाग में चिपका लीजिए, ठीक है। तो यूनिट आपको पता है कि आपको इसको इसको निकालना, तो इसको तो आपको आज जानवे करता हम लोग पहले सीखे ही, तो आराम से निकल जाएगा। चलिए आते हैं, अब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद द एंड खत्म कहानी। देख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से समझ में आइएगा, ऐसे देखिएगा। आपको पता है कि कोई भी जब रिएक्शन भाग लेता है, तो आपको पता है कि उसको बॉन्ड तोड़ता है तभी तो रिएक्शन होता है, तब ना एक दूसरे को रिप्लेस करता है, इधर उधर मार धार होता है, बनता पिट जो भी होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों बन के ऐसा बनता है, तो आपको पता है एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, है ना। अब इधर जब ब्रेक बॉन्ड करने में एनर्जी लगता है, तो आपको पता है कंज्यूम, जितना इधर खर्चा हो उतना ही उधर निकलेगा, ठीक है। एनर्जी आपको पता है खत्म नहीं किया जा सकता, बस ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी है ना कंजर्व होता है, देखिएगा एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, ठीक है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, तो जितना इधर लगाओ तो उतना ही तो उधर फॉर्म होगा, ठीक है।
तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, तो जितना इधर लगा होगा तो उतना रिलीज करेगा उधर। तो ये तो आपको जनरल सी बात है। आगे मेन बात करते हैं, इसको भी रुक जाइए थोड़ा सा, आगे इधर फिगर समझिए। ये कह रहा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, है ना, या नीडेड टू, है ना, फॉर, है ना, रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टू रीच थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। देखिए कह रहा है कि कितना से किसको, रिएक्टेंट मोलिक्यूल को, है ना, जो मोलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। वो जो मोलिक्यूल्स है उसको कह रहा कि कहता इतना कम से कम एनर्जी चाहिए जो एक हाइट को पकड़ ले, उस हाइट को ट्रांजिशन स्टेट बोलता है। कहता ना कि अगर जहाज को उड़ना है तो या तो इतना पेट्रोल चाहिए कि एक हाइट को अचीव कर ले। कितना पेट्रोल चाहिए कि इतना, मतलब 8,000, है ना, किलोमीटर जाने में, या जो भी है, या 100 किलोमीटर हाइट जाने में कितना पेट्रोल तो चाहिए ही कम से कम, ठीक है। ज़्यादा रहेगा तो बढ़िया है, ठीक है, कम से कम उतना चाहिए ही चाहिए। तो वही है कि मिनिमम एनर्जी चाहिए, है ना, रिएक्टेंट को एक लेवल पे पहुंचने के लिए, है ना, एक, है ना, ट्रांजिशन स्टेट होने के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के लिए देखिए ग्राफ से समझिएगा, भागिएगा नहीं, सब मजेदार चीज है, देखिएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से आगे नहीं है, खत्म है कहानी, देख लो, लास्ट है, लास्ट पेज है, खत्म है। पेशेंस देख लीजिए, पेशेंस रख के भागे नहीं, मजेदार है, डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिगर कॉपी में आराम से बना लीजिएगा, लेकिन याद हो जाएगा, देखिएगा क्या है। ये ना भी याद रखिएगा तो भी कोई दिक्कत, बस समझ लीजिए। देखिएगा ये ग्राफ है ऐसे येलो वाला, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ कहानी, और कुछ रिएक्शन हुआ है, ऐसे ऐसे भागा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये एनर्जी है ऊपर, ये एनर्जी ऊपर है बच्चा, ये ऊपर, और ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा क्लियर है, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये टाइम है, वही ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका कितना पकड़ा है, देखिएगा। अब यहाँ से समझते हैं इस चीज को, कि यहाँ से देखिएगा कि रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से, कुछ टाइम चलने के बाद, है ना, ठीक है, ये कुछ टाइम होने के बाद, है ना, देखिएगा कि एक हाइट पकड़ा है, ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे, है ना, चेंजेज आया एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, और लास्ट में प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, कुछ देरी के बाद जाने में तुरंत थोड़े ना बन जाएगा, ठीक है, कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, तुरंत थोड़े ना बनेगा, कुछ टाइम लगा उसके बाद बना, ठीक है। तो उसमें कुछ एनर्जी आया, ठीक है, एक लेवल को पकड़ा, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा कि रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी कुछ होता है, ठीक है। तो एनर्जी को बता रखे, कुछ पहले से होता है रिएक्टेंट के पास एनर्जी, तो उसको ई आर से रिप्रेजेंट कर दिए, पहले से उसके पास रे एनर्जी था। प्रोडक्ट भी बनेगा तो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, वो पता है कि एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी खपत होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन में खपत होता है, तब एकदम पूरे थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, ठीक है, कुछ तो बचेगा, ठीक है। तो कुछ एनर्जी बच रहा है उसके बाद, आपको पता कि डिक्रीज हो जाता है, वो बात बताना चाह रहा है, हम बताए भी उसमें, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन में 10 है तो 5 है, 4 ऐसे बचता है, यानी पहले रहा है तो कम जाता है। ये बता रहा है कि प्रोडक्ट के पास भी, है ना, कुछ एनर्जी रहेगा, पहले ज्यादा था बाद में कम गया, ये बात समझ में आ गया। चलो, अब ये बता रहा है कि एनर्जी खपत हुआ, एक लेवल को पकड़ा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज, यहाँ पर लेवल खींच दिए, ऐसे लेवल खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ से कहता है क्या कि जो रिएक्टेंट में जो लेवल था, है ना, ये वाला से, और जो जितना हाइट पकड़ा उसी जितना ही लगा एनर्जी, ठीक है, जो चेंज आया एनर्जी का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, जितना एनर्जी खपत हुआ, जितना एनर्जी लगा, कुछ रहा होगा एक, है ना, मान लो कि पहले से रहा होगा 10, ठीक है, 10, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, 10 मोल जूल पर मोल रहा होगा एक, ठीक है। तो जितना चलना पड़ा होगा, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ पर जाने में 5 लगा, कितना लगा, 5 जूल पर मोल लगा, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, तो 5 जूल लगा, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, तो 5 जूल लगा, तो वो जो 5 जूल मेरा आंसर आया, तो 5 जूल लगा होगा, तो 5 जो जूल पर मोल जो आया, मतलब 5 जूल जो मेरा आंसर आया, वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट पकड़ने में जितना एनर्जी लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या लगेंगे, क्या निकाल कर कैसे कर सकते हैं कि जितना यहाँ पहले से था और जितना यहाँ पर आगे खत्म हो गया, जितना बचा, अरे बोलो, तो घटा लेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चा, घटा लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। देखिएगा ये क्लियर है। तो ये मतलब कहने का मतलब वही समझिए कि मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए कि इतना पहुंच जाए, समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चा। ये इतना हाइट पर इसी लेवल को बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन, इसी लेवल को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट,
ठीक है, क्लियर है। इसी लेवल को एक लेवल पे जाके उस लेवल को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो आपको बस यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक लेवल को पकड़ने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से देख रहे हो ये है, और ठीक है। और एकदम जीरो से एकदम ऊपर जो ट्रांजिशन तक जाता है एकदम जीरो से, ठीक है, उसको बोल दीजिएगा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी एकदम जीरो से, एकदम मान लो कि इसके पास कुछ नहीं है एनर्जी है, एकदम मान लो ऐसा कि कुछ नहीं है, और एकदम जीरो से लेके जो जितना एनर्जी लगेगा ना, ठीक है, ठीक है, तो वो एनर्जी उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एकदम जीरो से, ठीक है, जिसके पास तो कुछ था ना, एकदम मान लेंगे कि एनर्जी जीरो से ट्रांजिशन एलिमेंट तक है ना, जितना पिकअप पकड़ने में जितना उतना तक लाने में जितना एनर्जी लगेगा रिक्वायर्ड होगा मिनिमम एनर्जी, वही थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। क्लियर है बच्चा। अब आते हैं ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, यहाँ पर पहले ज़्यादा था ये कम है दिखा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इंथैल्पी देता है डेल्टा एच। ठीक है, दोनों का गैप जो है एनर्जी में, तो घटा के निकाल देंगे। अगर मान लीजिए पहले से बाद को हटाते हैं, ये ज़्यादा है और कम है, तो मान किधर गया, और मान लीजिए ये पी वाला ज़्यादा लेते हैं, ये आर वाला जिसमें यहाँ पर ज़्यादा है बच्चा, आर वाला घटा के अगर मान ली पहले वाला घटाते हैं, ये वाला छोटा था ना और ये बाद में घटा रहे हैं एनर्जी, तो पता है डेफिनेट नेगेटिव आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो फेज बना होगा उस तरह से ये एक जो थर्मिक है, क्या बच्चा, एक जो थर्मिक अगर नेगेटिव आ रहा है डेल्टा एच तो ठीक है, तो एक जो थर्मिक का डेफिनेशन भी कहता है कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तो है भी। अगर यही बड़ा रहता उल्टा रहता तो इंडोथर्मिक आ जाता है ना, डेल्टा इंथैल्पी बोलते हैं इसको। क्लियर बच्चा, तो ये स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ से बस समझ में आया चीज़ें, इसको भी आप टेंशन वाली बात नहीं, आपको समझ में आएगी मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, रिएक्टेंट को एक रीच पकड़ने के लिए थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना, ट्रांजिशन स्टेट को। ठीक है, थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्स को एक लेवल पकड़ने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आ गया होगा आपको मजा एकदम से, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, थोड़ा सा लग रहा होगा, दिमाग में बैठ गया होगा फिगर, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ता, बस दिमाग बैठाने की जरूरत होता है। तो जो शांति से देखे हो उनको मजा आ गया होगा। अब देखो फिगर दिमाग में ना रहा फिर तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लगेगा कि कुछ ऐसा ऊंचा वाला बात है कि लेवल को पकड़ना होता है, तो उस लेवल को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो भाग लेता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उसको रीच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, है ना, जितना एनर्जी चाहिए होता है वही होता है। मजा आ गया होगा एकदम से। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, उखाड़ के आइए एग्जाम में।